बात की उन्होंने ब्रेस्ट कैंसर का ट्यूमर कैसे निकालना है, गैंग्रीन का कैसे उपचार करना है, कैंसर का कैसे उपचार करना है, थायराइड का कैसे उपचार करना है, हार्निया का कैसे उपचार करना है, किडनी के अंदर मूत्र मार्ग में जो पथरी हो जाती है उस पथरी का ऑपरेशन कैसे करना है, अपेंडिक्स का, गॉल ब्लैडर का सर्जरी कैसे करनी है। इन सारी सर्जरी के बारे में आचार्य सुश्रुत ने बहुत डिटेल में चर्चा की है, बहुत अच्छे से बातचीत की है। बेहोश करने के लिए आचार्य सुश्रुत ने आज से 2500 साल पहले कि बेहोश करने के जो सामान्य नियम है कि बेहोश किया जाए तो उतना ही बेहोशी आए जितनी जरूरी है, बेहोश किया जाए तो रोगी को दर्द नहीं हो, बेहोशी हो तो रोगी को कुछ याद नहीं हो, उन सारे नियमों के आधार पर एनेस्थेसिया सबसे पहले देने का काम आचार्य सुश्रुत ने किया। और आचार्य सुश्रुत को फादर ऑफ एनेस्थेसिया भी कहा जाता है, फादर ऑफ सर्जरी के साथ साथ। जो एक घटना है जिसके बारे में खूब बातचीत होती है, वो घटना क्या है? 1780 में मैसूर पर अंग्रेजों ने आक्रमण किया। मैसूर पर अंग्रेजों ने जब आक्रमण किया तो हैदर अली जो टीपू सुल्तान के बाप थे उनके साथ उनका युद्ध हुआ। और जब हैदर अली के साथ उनका युद्ध हुआ तो अंग्रेजों का जो एक कर्नल है वो हैदर अली की सेना के हाथ में लग गया। उस समय तक भारत में क्या होता था कि कोई निहत्था सैनिक यदि पकड़ा जाए तो हम उसकी हत्या नहीं करते थे, उसकी कान काटकर, उसके नाक काटकर छोड़ दिया जाता था। कि किसी को यदि नकटा कर दिया तो ये उसको प्राण दंड देने से, मृत्यु दंड देने से भी बड़ी सजा है, क्योंकि नाक कटने के बाद वो समाज में जीवित नहीं रह पाएगा और समाज में जीते जी मर जाएगा। तो कर्नल कूट नाम का एक कर्नल जिसको हैदर अली की सेना में सैनिकों ने पकड़ लिया तो उन्होंने सुल्तान के आदेश से उसकी नाक काट दी और नाक काट कर ये कहा कि अब दोबारा कभी भी मैसूर की साइड मुंह कर मत करना। तो वो जो कर्नल कूट है वो एक व्यापारी से मिला। उस व्यापारी ने कहा कि तुम्हारी नाक कटी है तो नाक तो मैं जुड़वा दूंगा। व्यापारियों को अंग्रेजों से अपने काम निकलवाने होते थे तो वो उनको कर्नाटक के सीमा के ऊपर एक गांव में गए और एक गांव में जो गांव का वैद्य होता है उस वैद्य ने उसकी कटी हुई नाक की सर्जरी करके दोबारा से नाक को जोड़ दिया। अब जब कर्नल कूट अपनी कटी हुई नाक को दोबारा से जुड़वा कर अंग्रेजों के बीच में गए और उन्होंने जब किस्सा बताया कि ऐसे ऐसे हैदर अली ने मेरी नाक काट दी थी और इस नाक को मैंने कर्नाटक के गांव में जाकर एक वैद्य से सर्जरी करवा के ठीक करवाया है, तो किसी भी अंग्रेज ने उनकी बात के ऊपर यकीन नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि अंग्रेजों के पास उस समय इस लेवल तक की सर्जरी की का सोचने के लिए उनके पास कल्पनाशीलता नहीं थी, वो यकीन नहीं कर सकते थे। तो जब उसने कहा कि नहीं वास्तव में मेरी नाक कटी है और उसने कुछ प्रमाण दिखाए और उसने नाक के कटे हुए हिस्से को जब दिखाया जहां पर एक बारीक सा निशान लगा कि ये नाक कटी है और इसके ऊपर कुछ सर्जरी हुई है, कोई छोटा सा निशान है बहुत बारीक सा। जब आसपास के लोगों ने ये देखा कि ये बारीक सा निशान है और इसका मतलब ये घटना ठीक है तो उन्होंने उसको महसूस किया और उन सबको ये लगा कि ये तो अद्भुत आश्चर्य की बात है, कटी हुई नाक को भी कोई जोड़ सकता है और भारत में जोड़ सकता है, तो ये मेडिकल साइंस कितना उन्नत है। तो जब कर्नल कूट ने अपने इस एक्सपीरियंस को इंग्लैंड की संसद में सुनाया और जब उन्होंने संसद में सुनाया तो उसकी बात को सुनकर संसद की ओर से जोसेफ कार्पो नाम के एक डॉक्टर की ड्यूटी लगाई गई कि वो भारत आए और भारत आकर वो सर्जरी की विद्या को सीखे। उस समय तक अंग्रेज इंग्लैंड भारत के पैसे पर डेवलप कर रहा था। देखिए अंग्रेजों का जो पैसा है, इंग्लैंड को, लंदन को आज हम देखते हैं, उसके अंदर जो सड़क बनी है, जितनी इमारतें बनी हैं, उनके राजा का महल बना है, वो हमारे भारत के लोगों के पैसे से बना है। भारत के लोगों के पैसे से पहले उनके पास ऐसी कोई वैभवता नहीं थी, भूखे मरते थे और भूखे मरते हुए अंग्रेज 7 समुद्र पार करके लूटने के लिए भारत में आए थे। तो वह 15 साल तक यहाँ पर रहा और 15 साल तक यहाँ पर रहकर उसने सर्जरी सीखी और यहाँ से जाने के बाद इंग्लैंड में मेडिकल कॉलेज की स्थापना की और वहां पर अपने चिकित्सकों को प्रशिक्षित करने का काम किया। आज जिसको हम राइनोप्लास्टी कहते हैं उसका ओरिजिन भारत से हुआ था। तो ये ज्ञान विज्ञान भारत में था। वह डॉक्टर अपने छात्रों को बताता भी था और वो कहता था कि किस प्रकार से भारत के जो मेडिकल कॉलेजेस हैं, जिसको पुराने जमाने में गुरुकुल कहा जाता था, अपने यहाँ किसी भी टाइप की कोई शिक्षा दें, वाणिज्य की शिक्षा दें, रोड बनाने की शिक्षा दें, घोड़ा चलाने की शिक्षा दें, रथ बनाने की शिक्षा दें, नाव बनाने की शिक्षा दें, पंचांग बनाने की शिक्षा दें, इन सारी शिक्षाओं का जो केंद्र होता था वो गुरुकुल होता था। और गुरुकुल किससे संचालित होता था? मंदिर से संचालित होता था। तो जितनी व्यवस्था समाज की थी वो सारी व्यवस्था
और मंदिर से गुरुकुल के साथ साथ और क्या संचालित होता था? राजा संचालित होता था। राजा के पीछे जो दंड काम करता था वो क्या काम करता था? धर्म दंड काम करता था। ये धर्म के अनुरूप यदि राजा ने आचरण नहीं किया तो राजा को भी गद्दी से उतारा जा सकता है। तो मंदिर के केंद्र में राजा है, मंदिर के केंद्र में गुरुकुल है, शिक्षा की व्यवस्था है, मंदिर के केंद्र में पूरी अर्थव्यवस्था है, मंदिर के केंद्र में पूरा व्यापार चलता है, मंदिर एक बैंक का काम करता है। आज भी भारत में जो पद्मनाभ मंदिर है, उस पद्मनाभ मंदिर के जो 7 तहखाने हैं उसमें लगभग 3.5 लाख करोड़ रुपए का सोना चांदी हीरे जवाहरात तो आज भी एक मंदिर में पड़े हैं। उस समय भारत में लगभग 12 लाख गांव होते थे। जब अखंड भारत था तो 12 लाख गांवों में कितने मंदिर होते होंगे और कितना सोना चांदी वहां पर होता होगा, आप कल्पना करके देखिए। और उस समय जो हमारे मेडिकल कॉलेजेस में जो पढ़ाई होती थी वो डोनेशन लेकर पढ़ाई नहीं होती थी। मेडिकल कॉलेज में 20 लाख रुपए 50 लाख रुपए की फीस नहीं ली जाती थी। मेडिकल कॉलेज में जो आचार्य बच्चे को एडमिशन देता था तो सबसे पहले उसकी भावना देखता था कि तुम्हारी भावना है, तुम सेवा करना चाहते हो या इसको व्यवसाय बनाना चाहते थे। और वो ये कहते थे कि ये जो सबसे बड़ा पुण्य का यदि कोई काम है तो चिकित्सा का काम है। आचार्य ये कहते थे और आयुर्वेद ये कहता है कि इस दुनिया में जो प्राण देने का काम है वो पहले तो ईश्वर करता है और ईश्वर के बाद धरती के ऊपर किसी बीमार व्यक्ति को प्राण देने का, जीवन देने का काम यदि कोई करता है तो वो वैद्य करता है, वो डॉक्टर करता है। तो ऐसे वैद्यों को तैयार किया जाता था। उनके मन में ये भावना भरी जाती थी कि तुम्हें तो मोक्ष की प्राप्ति करनी है और तुम्हें तो ये सेवा का माध्यम मिला है, ये तुम्हारे लिए कोई धन कमाने का माध्यम नहीं है। और फिर वैद्य को कहा जाता था कि यह वैद्य यदि सर्जरी कर रहा है और सर्जरी करते हुए रोगी ने वैद्य के हाथों में अपने आप को सौंप दिया है तो ये कहा जाता था कि सर्जरी करते हुए रोगी की सर्जरी ऐसे करो जैसे बेटे की सर्जरी कर रहे हो। आज तो बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं जो शराब पीकर सर्जरी करते हैं। बहुत से डॉक्टर ऐसे हैं सर्जरी करते करते पेट में कैंची छोड़ देते हैं, सर्जरी करते करते पेट में रुई का फोआ छोड़ देते हैं, पट्टी छोड़ देते हैं, तौलिया छोड़ देते हैं, सर्जरी करते करते मास्क छोड़ देते हैं, सर्जरी करते करते अपना चाकू छोड़ देते हैं और सर्जरी करते करते सर्जरी की जरूरत नहीं है तो भी सर्जरी कर देते हैं। सर्जरी दाएं पैर की करनी है तो बाएं पैर की सर्जरी कर देते हैं। तो ऐसे डॉक्टर हैं, ऐसे डॉक्टर जो धन कमाने के लिए डॉक्टर बने हैं, जिन्होंने महंगी फीस देकर दाखिला लिया है, वो कभी भी आयुर्वेद को समझ नहीं सकते और आयुर्वेद के अनुसार, जीवन देने के अनुसार, मानवता के अनुसार काम नहीं कर सकते। ब्रिटानिका का एक इंसाइक्लोपीडिया है, उस इंसाइक्लोपीडिया में यदि हम देखते हैं तो फादर ऑफ सर्जरी के रूप में आचार्य सुश्रुत का नाम लिखा हुआ है। मैंने कल बात की थी, ऑस्ट्रेलिया में एक स्टेट है, उस स्टेट ने अपने मेडिकल कॉलेज के बाहर आचार्य सुश्रुत की फोटो लगाई है और फोटो लगाते हुए, मूर्ति लगाते हुए उसने साफ साफ लिखा है कि पूरी दुनिया में यदि कोई सर्जरी के पितामह है, कोई फादर है तो 600 BCE अर्थात लगभग 2600 साल पहले के फादर ऑफ सर्जरी यदि कोई है तो भारत के काशी में पैदा हुए आचार्य सुश्रुत। पूरी दुनिया इनके योगदान को पहचान रही है लेकिन हम इनके योगदान को नहीं पहचाना करते। आज भी जो MBBS MD करते हैं, जो MS करते हैं, उनको सर्जरी में आचार्य सुश्रुत को नहीं पढ़ाया जाता। आचार्य सुश्रुत की टेक्निक के ऊपर शोध करने का काम अमेरिका कर रहा है, ऑस्ट्रेलिया कर रहा है, लेकिन भारत के अंदर यदि आप किसी सर्जन को कहो, किसी इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के व्यक्ति को कहो कि आचार्य सुश्रुत भारत में हुए थे तो वो इसके ऊपर नाक बोसी फोड़ देंगे और वो कहेंगे कि क्या मूर्खता की बातें करते हो। तो भारत के अंदर आचार्य सुश्रुत को जब तक नहीं पढ़ाएंगे, आचार्य चरक को नहीं पढ़ाएंगे, उनके रास्ते पर नहीं चलेंगे, तब तक भारत को कभी भी स्वास्थ्य नहीं मिल सकता। आचार्य सुश्रुत ने और क्या किया, देखिए, जब इंग्लैंड के लोगों को यह नहीं पता था कि जख्म कैसे होता है, चोट कैसे लगती है, सर्जरी करनी है, जैसे सर्जरी कैसे होती है। 15वीं 16वीं शताब्दी तक इंग्लैंड में सर्जरी क्या होती थी कि किसी का कोई घाव सड़ गया तो उसको काट दो, किसी की कोई उंगली सड़ गई, मान इन्फेक्शन हो गया तो उंगली को काट दो, ऐसी सर्जरी होती थी। जो कसाई वाली सर्जरी है वो सर्जरी होती थी। और जो सर्जरी भी करते थे उस सर्जरी को करने में जो सर्जन होता था, सर्जन नहीं होता था, जो उनका जो कसाई टाइप का व्यक्ति होता था, कुछ कसाई जानवरों को काटते थे, कुछ कसाई आदमियों की काम करने का सर्जरी का। वो घोड़े पे बैठ के आते थे, लंबा सा एक चोगा और कोट पहनते थे, उस कोट को 2-2 साल तक, 5-5 साल तक धोते नहीं थे,
उनको क्योंकि इन्फेक्शन नाम की चीज का पता नहीं था, बैक्टीरिया वायरस का नहीं पता था, तो उसी कोट को जब वो सर्जरी करने के लिए निकलते थे तो पहन लेते थे, और जो उस्तरा साथ रखते थे उसको कभी धोते नहीं थे, कभी बालते नहीं थे, अपने चाकू को उसी कोट के ऊपर ऐसे पोंछ लेते थे, मवाद उसके ऊपर लगा रहता था, खून उसके ऊपर लगा रहता था, अलग अलग लोगों की बीमारियां, उसके बैक्टीरिया, उसके वायरस उसके ऊपर लगे रहते थे, और उसी चाकू से वो एक व्यक्ति को काटते थे, फिर दूसरे व्यक्ति को काटते थे, फिर तीसरे व्यक्ति को काटते थे, ऐसे काटते काटते वो सर्जरी करते थे। अब यूरोप में 15वीं शताब्दी में ऐसी सर्जरी हो रही है, और आचार्य सुश्रुत 2500 साल पहले क्या लिख रहे हैं, वो कहते हैं कि सर्जरी यदि करनी है तो किस अवस्था में सर्जरी की जरूरत है, कितनी सर्जरी करनी है, सर्जरी कैसे करनी है, सर्जरी करते हुए मूर्छित कैसे करना है, सर्जरी कर ली तो सर्जरी करने के बाद में क्या करना है ताकि कोई किसी भी प्रकार का इंफेक्शन नहीं हो, सर्जरी 100% सक्सेसफुल हो। इन सारे विषयों के ऊपर कि ऑपरेशन से पहले क्या करना है, ऑपरेशन के दौरान क्या करना है और ऑपरेशन के बाद क्या करना है, ये सारे विषयों के ऊपर गंभीर चिंतन करने का काम आचार्य सुश्रुत ने 2500 साल पहले किया है। और ये जो 2500 साल है, ये 2500 साल नहीं है, ये 2500 साल कई हजार साल, कई लाख साल पुरानी हमारी वो परंपरा है जो श्रुति परंपरा से गुरु से शिष्य को बताते रहे, गुरु से शिष्य को समझाते रहे, वो परंपरा है। कोई भी पांडुलिपि जो ताड़पत्र पर है, जो किसी पत्र पर है, भोजपत्र पर है, उसकी आयु 2-2500 साल से ज्यादा नहीं होती। एक ही जो कागज है, इस कागज की आयु 200 साल से ज्यादा नहीं है। 200 साल के अंदर, 300 साल के अंदर, 400 साल के अंदर ये कागज प्रिजर्व करेंगे तो हो सकता है 400-500 साल रह जाए, नहीं तो ये खत्म हो जाएगा, इसको दीमक खा जाएगी, वातावरण से, नमी से ये टूट जाएगा, ये ब्रेक हो जाएगा, ये मिट्टी में मिल जाएगा, ये होता है। अब ये ताड़पत्र, भोजपत्र 2500 साल पुराने हो ही नहीं सकते, लेकिन उससे पहले भी 2500 साल पहले अचानक ये ज्ञान कहीं से नहीं आया। ये ज्ञान की वो जो परंपरा थी, ये पीढ़ियों से विकसित होता हुआ ज्ञान है, जिसमें किसी एक व्यक्ति ने नहीं, कई हजार वैज्ञानिकों ने, साइंटिस्टों ने रिसर्च किया, और रिसर्च करने के बाद उन्होंने सुव्यवस्थित एक ग्रंथ का रूप देने का काम किया है। अब सुश्रुत और क्या करते थे, सुश्रुत न्यूरो सर्जरी भी करते थे, जो मस्तिष्क की बहुत बारीक बारीक नसें हैं उनकी सर्जरी करने का काम भी करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले डिस्कवरी चैनल के ऊपर एक कार्यक्रम आया जिसमें उन्होंने दिखाया कि 2500 साल पहले भी कुछ खोपड़ियां मिली हैं, और उन खोपड़ियों के अंदर सर्जरी करने के निशान है बारीक बारीक, और वो जो खोपड़ियां हैं वो बताते हैं कि भारत के अंदर मस्तिष्क की भी सर्जरी 2500 साल पहले की जाती थी। हो सकता है आप में से जो लोग मुझे सुन रहे हैं वो पागल कहें, हो सकता है आपको यकीन नहीं हो। देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय जब रेत के खंडरों में दबा हुआ था और उस अंग्रेज ने उसको नहीं निकाला तो वेलसान को भी लोग पागल कहते। कोई ये कहता कि नालंदा विश्वविद्यालय जैसा 10,000 विद्यार्थियों का विश्वविद्यालय था तो उस कहने वाले व्यक्ति को भी लोग पागल कहते। लोग कहते कि शिक्षा व्यवस्था को अंग्रेज भारत में लेकर आए, अंग्रेजों से पहले तो कुछ भी नहीं था, कोई स्कूल नहीं था, कोई कॉलेज नहीं था। स्कूल कॉलेज की बात होती है तो लोग क्या कहते हैं, बॉम्बे प्रेसिडेंसी में, कलकत्ता प्रेसिडेंसी में, मद्रास प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने सबसे पहले कॉलेज खोला। कॉलेज की आप हिस्ट्री खोलते हैं शैक्षिक संस्थानों की तो 16वीं, 17वीं, 18वीं शताब्दी के अंग्रेजों के खोले हुए विश्वविद्यालयों की सूची आती है। जो पुराने नालंदा तक्षशिला की जब बात आती है तो लोग कहते हैं कि ये तो मिथ है, ये तो पुराण है, ये तो कहानियां हैं, ये तो कभी इतिहास में हुए नहीं, ये तो कहानियां हैं, ये तो कथाएं हैं जो लोगों ने बना दी हैं। तो आगे सुश्रुत और क्या करते थे, सुश्रुत ये करते थे कि प्लास्टिक सर्जरी यदि करनी है तो स्किन के किस भाग से स्किन लेनी है और स्किन को कितना काटना है ताकि उसमें ब्लड का फ्लो बना रहे, ताकि वो स्किन डेड ना हो। इसी प्रकार से वो आचार्य सुश्रुत और क्या करते थे, आचार्य सुश्रुत ये कहते थे कि जितने आज भी, मैं यदि बात करूं तो एक बीमारी होती है बवासीर, पाइल्स या भगंतर या फिस्टुला जिसको बोलते हैं, उसका एलोपैथी की सर्जरी से यदि हम उपचार करते हैं तो एलोपैथी की सर्जरी से उसका ठीक से उपचार नहीं हो पाता। उसका यदि उपचार करना है तो उसका उपचार करने का जो सबसे अच्छा और आसान तरीका है वो क्या है, प्राचीन सुश्रुत के समय की जो आयुर्वेद की 4 सूत्र की जो परंपरा है कि एक धागा लिया, उस धागे को विशेष प्रकार के कुछ क्षार में लपेटा और जो मस्सा किसी रोगी के गुदा द्वार के अंदर बना हुआ है जिसकी सर्जरी नहीं हो सकती बाहर से, मॉडर्न मेडिकल साइंस के पास उसकी सर्जरी का कोई तरीका नहीं है, वो कहते हैं पूरी गुदा द्वार को काट दो, वहां पर एक सुराख करके उस
धागे को पिरोया जाता है, उस मस्से को बांधा जाता है और धीरे धीरे उस धागे को कसते हुए उस पूरे मस्से को काट कर निकाल दिया जाता है। और जैसे जैसे वो धागा कटता है, मस्सा धीरे धीरे कटता है और कटते हुए उस धागे के ऊपर किस किस चीज का लेप लगाना है ताकि मस्सा कटे और कटते कटते जख्म भी साथ साथ भरता हुआ चला जाए, रोगी खाना भी खा सके, रोगी शौच को भी जा सके। ऐसी 4 सूत्र की टेक्निक से सर्जरी तो आज भी पतंजलि योगपीठ के अंदर होती है और देश विदेश के मरीज जाकर 4 सूत्र की विधि से अपना ऑपरेशन भगंदर का, पाइल्स का, फिस्टुला का यहाँ पर करवाते हैं। अब और क्या करते हैं, अच्छा ये जो भगंदर, पाइल्स, फिस्टुला का ऑपरेशन एक तो अंग्रेजी तरीके से करवाओ, उस तरीके से जो सर्जरी होती है उसमें रिस्क ज्यादा होता है, घाव भरने में समय ज्यादा लगता है। लेकिन यदि आयुर्वेद के तरीके से करवाते हैं तो घाव जल्दी भरता है और रिस्क नहीं रहता, रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और क्या है, शल्य चिकित्सा के बाद रोगी को घाव भरने के लिए त्रिफला, गूगल, अलग अलग रसायन, अलग अलग आंवले के चूर्ण, अलग अलग दूध मिला हुआ, हल्दी मिला हुआ दूध, गिलोय से बनी हुई औषधियां जो इम्यूनिटी को बूस्ट करें, जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी फंगल, एंटी वायरल काम करें और इसके साथ साथ जो घाव को भरने के लिए पूरी ताकत दें, ऐसी सारी औषधियों का प्रयोग आज से 2500 साल पहले यदि आचार्य सुश्रुत ने लिखा है तो इसका मतलब कोई गहरा विज्ञान था। उस समय की दुनिया के किसी व्यक्ति को नहीं पता था का फाइटोकेमिकल्स क्या होता है, दवा क्या होता है, इम्यूनिटी क्या होती है, रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल क्या होती हैं, कोशिकाएं कैसे काम करती हैं, खून शरीर के अंदर कैसे दौरा करता है। जब किसी को ये ज्ञान नहीं था, जब माइक्रोस्कोप नाम का कोई चीज बनी नहीं थी, उस समय यदि हमारे ऋषियों ने एक एक चीज के ऊपर गहन चिंतन किया है तो इसका मतलब वो बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, वो कोई ऐरे गहरे नत्थु गहरे नहीं थे। और क्या है, सुश्रुत संहिता है क्या? अभी सुश्रुत संहिता ये 2 खंडों में है। 2 खंडों में कैसे है, इसमें एक पूर्व तंत्र है और एक उत्तर तंत्र है। पूर्व तंत्र के 5 भाग हैं। पहला है सूत्र स्थान, उसके बाद है निदान स्थान, उसके बाद है शरीर स्थान और उसके बाद है कल्प स्थान और कल्प स्थान के बाद है चिकित्सा स्थान। पूर्व तंत्र में 120 अध्याय हैं। पूर्व तंत्र में सूत्र स्थान है, निदान स्थान है, शरीर स्थान है, कल्प स्थान है, चिकित्सा स्थान है। यदि हम चरक संहिता की बात करें या अष्टांग हृदय की बात करें तो इनमें भी 120 अध्याय हैं। आयुर्वेद के जो प्रथम 4 अंग है, शल्य तंत्र है, अगत तंत्र है, रसायन तंत्र है, वाजीकरण है, उसकी विस्तृत चर्चा आचार्य सुश्रुत करते हैं। जो उत्तर तंत्र है उसमें 64 अलग अलग चैप्टर दिए गए हैं। हर चैप्टर में मेडिकल साइंस की हर चीज को कवर किया गया है। आयुर्वेद के शेष 4 अंग, शल्य, अगत, रसायन, वाजीकरण को छोड़कर जो शालक्य तंत्र है, कौमार भृत्य है और काय चिकित्सा और भूत विद्या का विस्तृत विवरण उन्होंने उत्तर तंत्र में दिया है। अच्छा, इस तंत्र को औपद्रविक तंत्र भी कहते हैं। वो ये कहते हैं कि शल्य क्रिया से होने वाले उपद्रवों से जो ज्वर होता है, जो पेचिस होती है, जो हिचकी होती है, जो खांसी होती है, ये अलग अलग प्रकार के जो कृमि रोग है, पांडु है, कमला है, इनसे कैसे बचा जाए इसकी डिटेल चर्चा इस तंत्र में आचार्य सुश्रुत करते हैं। उत्तर तंत्र का जो एक भाग है, शालक्य तंत्र है, उसमें आंख के बारे में, कान के बारे में, नाक के बारे में, सिर के बारे में वो विस्तृत चर्चा करते हैं। आचार्य चरक सुश्रुत जो कहते हैं ना कि नासा श्रेष्ठो द्वार है, हमारे नाक और हमारे ब्रेन के अंदर एक ब्रेन ब्लड बैरियर होता है। अब ये जो ब्रेन ब्लड बैरियर है, इसके अंदर से कौन कौन सी औषधि जा सकती है, ये आचार्य चरक सुश्रुत 2500 साल पहले बात करते हैं। और आज के भी वैज्ञानिक ये मानते हैं कि सामान्य तौर पर यदि कोई औषधि दी जाती है तो वो ब्रेन तक सहज नहीं पहुंच पाती। ब्रेन तक पहुंचने के लिए नाक के माध्यम से जो औषधि दी जाती है, जिनकी चर्चा आचार्य चरक और सुश्रुत ने की, आधुनिक रिसर्च भी ये कहती है कि वो ब्रेन ब्लड बैरियर को क्रॉस करने का काम करती है। इसी प्रकार से जो सूत्र स्थान है, उस सूत्र स्थान में 46 अध्याय हैं। 46 अध्याय में अस्त्रों के बारे में, शस्त्रों के बारे में, यंत्र के बारे में, उपयंत्र के बारे में पूरी जानकारी है। आचार्य सुश्रुत ने अपने इस स्थान में 100 से अधिक अस्त्रों और शस्त्रों की बात की, शल्य शस्त्रों की बात की। शल्य शस्त्र क्या है? जो उपकरण है, जो सर्जरी में काम करते हैं। कि काटना है तो कैसे काटना है, गहराई से काटना है, सिलना है, कहीं से कुछ मवाद, कुछ टॉक्सिन्स निकालने हैं, उन सब के बारे में बात की है। और वो कहते हैं कि शस्त्र कैसे हो,
जो उपकरण कैसे हो, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट कैसे हो। वो कहते हैं कि जितने भी शस्त्र हैं इनकी मूठ पकड़ने में मजबूत होनी चाहिए, ऐसा नहीं कि कट कहीं लगाना है कट कहीं लग जाए। वो कहते हैं इनके जितने भी ज्वाइंट्स हैं वो बहुत मजबूत होने चाहिए। वो कहते हैं कि वो चमकीले होने चाहिए। चमकीले मतलब बिल्कुल पॉलिश किए हुए होने चाहिए ताकि उनमें किसी भी प्रकार से बैक्टीरिया वायरस अपनी जगह नहीं बना सके। वो कहते हैं वो बहुत तीखे होने चाहिए, पूरी तरह से शार्प होने चाहिए, जिस हिस्से को जितना काटना है उतना ही काट सके, बाल को भी 2 हिस्सों में काट सके, खड़े हुए बाल को। फिर वो कहते हैं कि शस्त्रों को, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को साफ उबाल कर कोमल वस्त्रों में लपेटकर संदूक के अंदर बंद करके रखना चाहिए, उनको खुला नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि उबाल कर यदि खुला छोड़ा तो उसके अंदर फिर इंफेक्शन होने की संभावना है। जैसे आजकल जो सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट को स्टरलाइज करने का एक बंद भट्टी सी आती है जिसके अंदर पानी या भाप उबलता रहता है और कई सौ डिग्री की भाप के ऊपर सर्जिकल उपकरण को उबाला जाता है और उबालकर सीधा उनको प्रयोग करने के बाद दोबारा उबालने के लिए डाल दिया जाता है। तो वैसे ही पुराने जमाने में आचार्य सुश्रुत को यह पता था कि सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट यदि गंदे हुए तो उससे इंफेक्शन हो सकता है। हड्डियों के टूट जाने पर हड्डी कितने प्रकार से कैसे कैसे टूट सकती है, एक जगह से टूट सकती है, बिल्कुल भंगुर होकर टूट सकती है, क्रश हो सकती है, उसके लिए किस प्रकार की बांस की पट्टियों का प्रयोग करें। हड्डी यदि टूट गई तो उसको ठीक से कैसे बिठाया जाए। और आचार्य सुश्रुत बहुत अच्छे से जानते थे कि हड्डी यदि टूट गई, उस हड्डी को यदि जल्दी से उस हड्डी को जोड़ना है तो उस हड्डी को जोड़ने के लिए जो उस हड्डी को जोड़ने वाले जो तत्व हैं उनकी मात्रा शरीर में बढ़ाने के लिए कौन सी औषधि का प्रयोग करना चाहिए। और ये केवल आचार्य सुश्रुत नहीं जानते थे, अपने गांव में जो पशु चराने वाले चरवाहे हैं, जो गांव का अनपढ़ किसान है, वो भी ये जानता था कि किसी पशु की या आदमी की हड्डी यदि टूट गई तो कर्क, मैदा, आम या हल्दी का प्रयोग कर लेंगे तो उस हड्डी को बहुत अच्छे से जल्दी से जोड़ा जा सकता है। हड़जोड़ नाम की एक औषधि होती है, एक पौधा होता है जिसका प्रयोग किया जाता है कि हड्डी टूट गई तो उसको जोड़ने के लिए उसका कोई जवाब नहीं है। आधुनिक रिसर्च भी जब की गई तो ये पाया गया कि इनके अंदर जो फाइटोकेमिकल्स होते हैं वो ऐसे फाइटोकेमिकल्स होते हैं जो हड्डी को तेजी से जोड़ने का काम करते हैं। आगे आचार्य सुश्रुत क्या कहते हैं, वो कहते हैं कि अलग अलग जो जख्म होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, और अलग अलग जख्मों का कैसे अलग अलग प्रकार से उपचार करना चाहिए। वो आगे कहते हैं कि सिर और चेहरा यदि कटफट जाए तो उसको टीका, उसको बंद कैसे लगाना है, उसको टाका कैसे लगाना है, उसकी सिलाई कैसे करनी है। और आचार्य सुश्रुत ने हजारों साल पहले ये कहा है कि यदि आजकल हम कई बार सुनते हैं ना घुलने वाले टाके, तो आचार्य सुश्रुत ने इतना तक कहा कि कुछ खास प्रकार की चींटी जिसको लगा दिया जाए तो वो अपने मुंह को दबा लेती है और उसके बाद उस जो चींटी का मुंह है बाकी हिस्से को तोड़कर चींटी का मुंह उसको जब दबाकर पकड़ लेता है, उसको छोड़ दिया जाए तो उसके टाके अपने आप डाइल्यूट हो जाते हैं। किस पशु की आंख के किस चीज के टाके बनाए जाएं जो स्किन के अंदर घुल जाएं, इन्फेक्शन नहीं करें, ये 2500 साल पहले आचार्य सुश्रुत को पता था। वो टाका लगाने के बारे में भी पता था। टाका लगाने की सुई, जो सर्जिकल टाका लगाया जाता है उसकी सुई विशेष प्रकार की होती है, वो विशेष प्रकार की सुइयां भी आचार्य सुश्रुत ने उस समय तक बनाई है। जख्मों में कोई लोहा घुस जाए तो उस लोहे को चुंबक का प्रयोग करके कैसे बाहर निकालें। सूजन कहीं पर आ गई तो उस सूजन के ऊपर कौन से लेप का प्रयोग करें कि वो सूजन ठीक हो जाए। जितने कच्चे घाव है, कोई घाव है कच्चा है, कहीं कोई मवाद है, कहीं कोई सूजन है, उसको कैसे पकाया जाए, उसके ऊपर कौन सी पुल्टिस बांधी जाए। आपको ध्यान होगा जब आप बचपन में गांव में रहते थे तो गांव में आपको फोड़ा फुंसी होता था, तो वो फोड़ा फुंसी कच्चा होता था तो दर्द करता था, दुख देता था। उसको पकाने के लिए आप धतूरे से लेकर, आग से लेकर तरह तरह के पत्ते बांधते थे, कई बार आटे की गोली बनाकर उसकी पुल्टिस बांधते थे। तो अलग अलग प्रकार की पुल्टिस बांधना, सिकाई करना, और खून यदि कहीं पर एक्युमुलेट हो गया, बड़ी सर्जरी नहीं हो सकती तो छोटी सर्जरी से खून कैसे निकालना है, उसका चीरा कैसे लगाना है, उसकी पूरी जानकारी, बिल्कुल तकनीकी जानकारी आचार्य सुश्रुत ने अपनी सुश्रुत संहिता में लिखी है। अभी हमने पतंजलि में एक प्रयोग किया। बहुत से ऐसे रोगी आते थे जिनका कंधे का दर्द है, जिनका कमर का दर्द है, जिनका घुटने का दर्द है, उनकी सर्जरी भी नहीं हो सकती क्योंकि सर्जरी करने लायक कोई चीज नहीं है। लेकिन उनके यहाँ क्या हुआ कि कहीं भी कोई ऐसा दोष जो रक्त का, शरीर का दोष चलते चलते कहीं घुटने के अंदर इकट्ठा हो गया, पानी इकट्ठा हो गया, मवाद इकट्ठा हो गया,
खून ने अपनी प्रकृति को बदल लिया और वो कहीं टिश्यूज के अंदर, कहीं मांसपेशियों के अंदर जमा हो गया, उसको निकालने का कोई और तरीका नहीं है। तो आचार्य सुश्रुत ने उस समय कहा कि इसको यदि बाहर निकालना है और ये जो दोष है इस तक दवा नहीं पहुंच सकती, दवा वहां काम नहीं करेगी, तो दवा का फायदा नहीं हो सकता। सिकाई करेंगे तो भी वो दोष घुलकर खून में नहीं मिल सकता, उसको बाहर ही निकालना पड़ेगा। तो उन्होंने रक्त मोक्षण की बात की। रक्त मोक्षण का मतलब क्या है कि रक्त मोक्षण का मतलब यह है कि जोंक जो खून चूसने का काम करती है, विशेष प्रकार की जोंक को उस हिस्से में लगाकर जहां पर खराब खून है, जैसे यहां स्किन के नीचे खराब खून है, कोई सर्जरी उसको नहीं निकाल सकती, लेकिन जोंक लगा दी तो जोंक के अंदर क्या होता है, एंटीबैक्टीरियल गुण होते हैं, एंटीसेप्टिक गुण होते हैं। जोंक जब लगती है तो वो खून पी सके इसके लिए वो सुन्न करने के रसायन छोड़ती है, और वो जो केवल खराब खून है उस खराब खून को ही पीती है। तो कौन सी जोंक का प्रयोग करना है, कैसे प्रयोग करना है, ये रक्त मोक्षण के बारे में आचार्य सुश्रुत ने 2500 साल पहले कहा। आज के वैज्ञानिक, आज के सर्जन नहीं जानते। पूरे सर्जरी में एम्स, मेदांता जैसे हॉस्पिटलों से चक्कर काटकर घुटने के दर्द के रोगी जब कई बार आते हैं, उनको जोंक लगाई जाती है या सिंगी लगाई जाती है, रक्त मोक्षण किया जाता है, तो उनको तुरंत लाभ होता है। उनको ये लगता है कि कहीं कोई बंधन था, वो बंधन खुल गया।